आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में, पता लिखने के तरीके के बारे में। किसी भी डाक वस्तु के ऊपर एड्रेस कैसे लिखा जाना चाहिए, एड्रेस में कौन कौन से विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। क्लोज नंबर 26 है हमारे पास, पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, विवरण जो प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है तो उस एड्रेस में कौन कौन से पर्टिकुलर्स या कौन कौन से विवरण लिखने की आवश्यकता होती है। फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल एड्रेस मस्ट बी इन करेक्ट मैनर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डाक वस्तु का वितरण शीघ्रता से हो तो इसके लिए आर्टिकल के ऊपर जो आप एड्रेस लिखेंगे वो कैसे होना चाहिए, करेक्ट मैनर में होना चाहिए, सही तरीके से लिखा गया होना चाहिए। तो किसी भी आर्टिकल के शीघ्र वितरण के लिए आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ पता कैसा होना चाहिए, करेक्ट मैनर में, सही तरीके में होना चाहिए। Delay to correspondence or mistaken in delivery result from incorrect and incomplete postal address। पत्राचार के पहुंचने में अगर देरी होती है या पत्राचार के वितरण में कोई गलती होती है तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि पता आपने जो लिखा था वो सही नहीं लिखा था, या जो पता लिखा था वो आपने आधा अधूरा लिखा था। जो विवरण उस एड्रेस में होने चाहिए थे वो एड्रेस में विवरण नहीं थे। इस वजह से पत्राचार के पहुंचने में देरी होती है या उसके वितरण में गलती होती है। द एड्रेस शुड देयरऑफ be complete and definite enough to ensure the easy transmission of the article and its delivery at destination to the addressee without any elaborate inquiry। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो आप एड्रेस लिखेंगे वो पूरा होना चाहिए और साथ में वो डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इतना निश्चित और इतना कंप्लीट होना चाहिए कि उसका आसानी से प्रसारण किया जा सके और गंतव्य पर भी उसका आसानी से वितरण किया जा सके बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी के। तो जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा वो सही तरीके से लिखा होना चाहिए, कंप्लीट लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पत्राचार के पहुंचने में देरी हो सकती है या उसके वितरण में गलती भी हो सकती है। इसीलिए आपको एड्रेस कंप्लीट और डेफिनेट लिखना है ताकि उस आर्टिकल का प्रसारण आसानी से किया जा सके और गंतव्य पर प्राप्तकर्ता को वो आर्टिकल बिना किसी पूछताछ के पहुंचाया जा सके। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एड्रेसिंग। जब भी आप आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर। सबसे पहले जो आप एड्रेस लिखेंगे, किसका एड्रेस, प्राप्तकर्ता का, एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे, वो कवर की लंबाई के समानांतर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखी है कि मान लीजिए आपके पास ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल के ऊपर जो आपने प्राप्तकर्ता का या एड्रेसी का एड्रेस लिखना है वो ये इस कवर की लंबाई के समानांतर लिखना है। अब ये आर्टिकल का कवर है, इसकी लंबाई किस दिशा में है, इस दिशा में। इसी दिशा में आपको आर्टिकल के ऊपर प्राप्तकर्ता का पता लिखना है, यानी कि इस दिशा में आप आर्टिकल के ऊपर एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, एड्रेस शुड बी रिटन इन द लोअर हाफ एंड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ फ्रंट ऑफ आर्टिकल। अब फ्रंट ऑफ आर्टिकल का मतलब हो जाता है जिस तरफ आपने प्राप्तकर्ता का पता लिखना होता है। जिस तरफ आपने प्राप्तकर्ता का पता लिखना होता है उसको हम आर्टिकल का फ्रंट साइड या फिर सामने वाला हिस्सा कहते हैं। अब ये मैंने इस आर्टिकल के 4 पोर्शन कर दिए, इन चारों का अलग अलग महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एड्रेसी का या प्राप्तकर्ता का पता कहाँ पर लिखेंगे। पता जो है लेख के निचले आधे भाग में। तो ये मैंने अगर ये लाइन लगा दी तो इसके 2 पोर्शन बन गए, एक इसका अपर हाफ और दूसरा इसका बन जाता है लोअर हाफ।
तो पता जो है वो निचले आधे भाग में तथा सामने की ओर दाहिनी तरफ लिखा जाना चाहिए। दाहिनी तरफ कौन सा भाग आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा। किसी भी आर्टिकल के ऊपर आप प्राप्तकर्ता का पता किस कोने में लिखेंगे। अगर आर्टिकल के मैंने 4 पोर्शन कर दिए तो 4 पोर्शंस में से जो ये वाला पोर्शन है राइट हैंड साइड में लोअर पोर्शन जो है उसमें आप एड्रेसी का या प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसके कवर की लंबाई के समानांतर लिखेंगे, पैरेलल लिखेंगे। leaving a clear margin of at least 3 cm at the top for the postage stamps and labels, postmarks and other indications। डाक टिकटों, लेवलों, पोस्टमार्कों और अन्य चिन्हों के लिए शीर्ष पर आपको कम से कम 3 सेंटीमीटर का स्पष्ट मार्जिन छोड़ना चाहिए। तो इससे आपको नीचे कम से कम 3 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देना है ताकि उस मार्जिन में, उस जगह में आप डाक टिकट लगा सकें। कोई लेबल लगाया जाना है वो लगा सकें, कोई पोस्ट मार्क या कोई इंडिकेशन या कोई निर्देश देना है वो दे सकें। तो उसके लिए कितने सेंटीमीटर जगह आरक्षित रहेगी, 3 सेंटीमीटर। तो इतना कम से कम आपको क्लियर मार्जिन छोड़ देना है ताकि डाक टिकट, लेबल, पोस्ट मार्क्स या अदर इंडिकेशंस लगाई जा सकें। The post town should be noted in block letters and according to approved spelling in the list of post offices। फिर एड्रेस में जो पोस्ट टाउन का नाम लिखा जाएगा उसको हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, उसको हमेशा बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। इट शुड बी अंडरलाइंड। सबसे पहले पोस्ट टाउन का नाम आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, फिर उसको आपने अंडरलाइन भी करना है और उस पोस्ट टाउन का जो भी पिन कोड होगा वो पोस्ट टाउन के नाम के नीचे लिखा जाना चाहिए। तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर जब पोस्ट टाउन लिखा जाएगा उसको हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, उसको आपने अंडरलाइन भी करना है और उस पोस्ट टाउन का जो भी पिन कोड होगा वो पोस्ट टाउन के नाम के नीचे आपने दर्ज करना है। In case of articles addressed to foreign countries, the address should be written in Roman letters and in Arabic figures। उसके बाद आर्टिकल के ऊपर जो आपने एड्रेस लिखना है, कौन से आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जिन्हें आप फॉरेन कंट्रीज के लिए या विदेशी देशों के लिए भेज रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाएगा रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपने किसी फॉरेन कंट्री को भेजे जाने वाले लेख के ऊपर एड्रेस लिखना है उसको हमेशा रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रोमन लेटर और अरबिक फिगर आपने याद रखने हैं, इनमें एड्रेस लिखा जाएगा उस आर्टिकल के ऊपर जिसे आपने फॉरेन कंट्री के लिए भेजना है। पर्टिकुलर्स एंड देयर ऑर्डर व्हाइल एड्रेसिंग। जब भी आप किसी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में आपको कौन कौन से पर्टिकुलर्स या कौन कौन से विवरण प्रस्तुत करने हैं और उनका ऑर्डर क्या रहेगा, उनका क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी आर्टिकल को किसी भी अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्र के लिए भेज रहे हैं उसके ऊपर लिखा जाने वाला एड्रेस किस सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस आर्टिकल के ऊपर एड्रेसी का या प्राप्तकर्ता का नाम लिखना है, फिर उसके प्रोफेशन के बारे में लिखना है, अगर उसका कोई पेशा या व्यवसाय है उसके बारे में लिखना है। नंबर एंड और नेम ऑफ हाउस एंड नेम ऑफ स्ट्रीट और रोड। फिर उसके बाद अगर कोई भी उसके घर का नंबर या नाम है तो वो लिखना है, तथा उसके बाद साथ में ही अगर उसके किसी रोड या स्ट्रीट का नाम है, यानी कि जिस भी रोड या किसी भी स्ट्रीट के पास उसका घर है उस स्ट्रीट या रोड का अगर कोई नाम है तो वो नाम भी लिखना है। नेम ऑफ लोकेलिटी और मोहल्ला, इसके बाद इलाके या मोहल्ले का नाम लिखेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर लिखेंगे अगर पोस्ट बॉक्स उसने किराए पर ले रखा है। नेम ऑफ पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, इसके बाद उसके पोस्ट टाउन का नाम लिखा जाएगा और पिन कोड लिखा जाएगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पिन कोड, फिर उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम या स्टेट का नाम लिखा जाएगा और लास्ट में आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। ये सारी चीज़ें आपको एड्रेस में प्रस्तुत करनी होंगी जब आर्टिकल आप किसी भी अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्र के लिए भेजेंगे। उसके बाद अगर आपने आर्टिकल किसी रूरल एरिया के लिए भेजना है, किसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए भेजना है, तो उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर आपको देने होंगे
और उनकी क्या सीक्वेंस रहेगी। इसमें भी सबसे पहले आपने प्राप्तकर्ता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद फादर्स और हस्बैंड्स नेम लिखा जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए जब आर्टिकल भेजा जाएगा उसमें फादर्स या हस्बैंड्स नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए जब आर्टिकल भेजा जाएगा प्राप्तकर्ता के नाम के बाद उसके पिता का नाम या उसके पति का नाम लिखना होगा। फिर अगर उसका कोई व्यवसाय है या उसका कोई पेशा है वो लिखना है। नंबर ऑफ हाउस, उसके घर का कोई नंबर है, साथ में अगर उसके घर के साथ कोई गली लगती है, स्ट्रीट लगती है तो उसका नाम अगर कोई है वो नाम लिखा जाएगा। उसके विलेज का नाम लिखा जाएगा, थाना, फिक्रा या हुबली जो भी होगा जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा जाएगा जिसके माध्यम से आर्टिकल का वितरण किया जाना है, और साथ में पिन कोड लिखा जाएगा। नेम ऑफ तालुका और तहसील नॉट नेसेसरी इफ करेक्ट पिन कोड इज रिटन, और नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट नॉट नेसेसरी इफ पिन कोड इज रिटन, और सबसे लास्ट में मोबाइल नंबर। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, कंपलसरी आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपने पिन कोड नोट कर दिया, तो अगर आपने सही से पिन कोड लिख दिया है तो आपको तहसील लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने सही से पिन कोड लिखा है तो आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर सही से आपने पिन कोड किसी आर्टिकल के ऊपर लिख दिया है, किन चीज़ों को लिखने की आवश्यकता फिर नहीं होगी, तो वो चीज़ें हैं तालुका और तहसील, डिस्ट्रिक्ट तथा स्टेट, इनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी जब किसी भी आर्टिकल के ऊपर सही से पिन कोड लिखा गया होगा। और सबसे लास्ट में आपको मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लिए कौन कौन से विवरण और उनका क्या क्रम रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगी, क्या ऑर्डर रहेगा, अच्छे से आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टू नोट डिस्ट्रिक्ट, ऐसे मामले जहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना ज़रूरी होता है। It is particularly important to note the district in cases where there is more than one post town wearing the same name and if pin code is noted। अब मान लीजिए किसी आर्टिकल के ऊपर पिन कोड नहीं लिखा है तो वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए अगर किसी भी जगह पे एक से ज़्यादा नाम के एक ही नाम के एक से ज़्यादा पोस्ट टाउन है, मान लीजिए 2 पोस्ट टाउन है जिनका नाम रामनगर है, दूसरे का नाम भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में अगर पिन कोड नहीं लिखा है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नोट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आपने क्या कर देना है, ज़िले का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद आपने दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसके जो भी पोस्ट टाउन है उसका नाम सेम है, इफ़ द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज द सेम एज ऑफ पोस्ट टाउन द नेम ऑफ स्टेट शुड बी नोटेड। ऐसी स्थिति में आपको स्टेट का नाम या राज्य का नाम लिख देना है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे एक ही नाम के एक से ज़्यादा पोस्ट टाउन है वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है अगर पिन कोड नहीं लिखा है। दूसरी स्थिति बन जाती है कि मान लीजिए पोस्ट टाउन का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम एक जैसा है, दोनों का नाम एक ही है, तो ऐसी स्थिति में आप राज्य का नाम लिखेंगे। इंडिकेशंस ऑफ रूट लाइक बाया शुड नॉट बी गिवन, ऐसी स्थिति में आपको मार्ग संकेत नहीं देना है, आपको मार्ग संकेत नहीं देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का नाम लिखना होगा। Sender's address should be noted in the lower left hand corner of address side or on reverse of the article। प्रेषक का पता कहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोज नंबर 30 में भी आएगा कि किस तरह से और कहाँ पर आपको सेंडर या प्रेषक का नाम लिखना है। यहाँ पर भी बताया कि लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखना है या फिर आर्टिकल के बैक साइड पर भी लिखा जा सकता है। ये आर्टिकल है, इसकी फ्रंट साइड वो साइड होगी जहाँ पे आप एड्रेसी या प्राप्तकर्ता का नाम लिख रहे हैं, इसी साइड में आप सेंडर का एड्रेस इस वाले कोने में लिखेंगे। यहाँ पर आपके एड्रेसी या प्राप्तकर्ता का नाम आएगा, यहाँ पर आपके डाक टिकट वगैरह लगाए जाएंगे। तो प्रेषक का जो पता है वो यहाँ पे नोट किया जाएगा या आर्टिकल के बैक साइड में भी नोट किया जा सकता है।
Articles entitled to concessional rate of postage or to be transmitted free of postage. The class of the article जैसे कि book packet, blind literature clearly noted on the top of address side of article. ऐसे आर्टिकल जिनको डाक के माध्यम से जब आप भेजेंगे तो पोस्टेज चार्जेस में आपको छूट मिलेगी, डाक शुल्क में आपको कंसेशन मिलेगा, या ऐसे आर्टिकल जिनको फ्री ऑफ पोस्ट चार्जेस यानी कि बिना किसी डाक शुल्क के डाक के माध्यम से भेजा जाता है। एग्जाम्पल दी है जैसे बुक पैकेट, बुक पोस्ट। तो ये हम आगे करेंगे कि क्या है बुक पोस्ट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट क्या है, और इनमें आपको पोस्टेज चार्जेस में कंसेशन दिया जाता है। जैसे हम बुक पैकेट भेजते हैं तो उसमें आपको क्या है पोस्टेज चार्जेस में छूट दी जाती है। ऐसे बुक पैकेट जिनमें प्रिंटेड बुक्स होती हैं उनमें आपको पोस्टेज चार्जेस में छूट दी जाती है। या फिर ब्लाइंड लिटरेचर है, अंध साहित्य पैकेट है, तो अंध साहित्य पैकेट के ऊपर आपसे कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर आपको पोस्टेज चार्जेस में छूट मिलेगी, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं यानी कि फ्री ऑफ पोस्टेज उनका ट्रांसमिशन किया जाता है, ऐसे डाक लेखों की जो श्रेणी होगी वो आपको आर्टिकल के एड्रेस साइड के टॉप पर नोट कर देनी है। अब मान लीजिए कि आर्टिकल है और ये आर्टिकल क्या है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है। अब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है तो इसके ऊपर आपको कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं देने होंगे, इसका ट्रांसमिशन बिना किसी डाक शुल्क के भुगतान के किया जाएगा। अब क्योंकि इसका ट्रांसमिशन बिना किसी डाक शुल्क के भुगतान की किया जाएगा, तो अब रास्ते में जब ये जाएगा तो किसी को क्या पता कि क्यों इसको फ्री भेजा गया है। तो इस तरह की डाक वस्तुओं की जो श्रेणी होती है आपने एड्रेस साइड में टॉप के ऊपर यानी कि यहाँ पर नोट कर देनी है। यहाँ पर आपको लिख देना है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट कि इसको फ्री ऑफ चार्ज भेजा जा रहा है और इसकी जो श्रेणी है वो क्या है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है। तो जब भी ऐसा कोई आर्टिकल जिसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस में आपको छूट दी जा रही है या जिसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस नहीं लग रहे हैं, उस तरह की डाक वस्तुओं की श्रेणी आपको आर्टिकल के एड्रेस साइड, जिस साइड प्राप्तकर्ता का पता लिखा है उसी साइड में टॉप के ऊपर उस डाक वस्तु की श्रेणी आप नोट कर देंगे। The indication letter should be given on the address side of bulky letter packets, which on account of their size or makeup might be mistaken for other classes of packets. अब बल्कि लेटर पैकेट जिनको उनके आकार के कारण या उनकी बनावट के कारण किसी अन्य वर्ग के पैकेट समझा जा सकता है, उस तरह के बल्कि लेटर पैकेट्स के ऊपर भी आपने लेटर इंडिकेशन दे देनी है। क्यों दे देनी है? ताकि उनको कोई और तरह का पैकेट ना समझा जाए। अगर उस पैकेट के ऊपर आपने लेटर लिख दिया है इसका अर्थ हो जाएगा कि ये लेटर पैकेट है, इस वजह से उसको किसी दूसरी श्रेणी का पैकेट नहीं समझा जाए। तो इस तरह से जो भी भारी पत्र पैकेट होते हैं उनके भी पते वाली साइड ऊपर आपको लेटर इंडिकेशन या पत्र संकेत दे देना चाहिए, ताकि वो उनके साइज या मेकअप होता है उनकी बनावट या उनके साइज की वजह से किसी अन्य श्रेणी के पैकेट उनको ना समझ लिया जाए। नेक्स्ट आपके पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, सर्टेन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स टू देम व्हेनेवर दे मे हैपन टू बी ऑन टूर विद इन इंडिया। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या फिर सरकार के जो नए मंत्री होते हैं या सरकार के कुछ उच्च अधिकारी जब भी वे भारत पर कहीं भी दौरे पर जाते हैं उनकी डाक उनको वहीं पर पहुंचाई जाती है जहां पर वे दौरे पर जाते हैं। तो इस तरह के जो उच्च अधिकारी हैं या अन्य कोई भी जिसे ये सुविधा मिलती है, ऐसे हाई ऑफिसर्स की जो लिस्ट है वो कहाँ पे मिलेगी? इसी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 206 में मिलेगी। तो ये हम करेंगे जब ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स करेंगे वहाँ पे और डिटेल में किया जाएगा। आर्टिकल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी इन कैंप ऑफ सच आर्टिकल्स, सच ऑफिसर्स ऐसे अधिकारियों के लिए जब डाक भेजी जाती है अगर वो आर्टिकल उनके कैंप के लिए संबोधित है तो उसको बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम दिए केवल उनके कैंप को संबोधित किया जाना चाहिए। तो हम डिटेल में जब करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू एड्रेस एन एनवल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी भी लिफाफे पर पता कैसे लिखा जाना चाहिए। आर्टिकल के ऊपर हमने लिख लिया कि एड्रेस जो है कैसे लिखना है, वही सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ है। तो इसमें और डिटेल में दे रखा है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी कितनी जगह आरक्षित रहेगी। Address of addressee shall be written on a front side and sender's address on back side on an envelope। जब भी किसी लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा, प्राप्तकर्ता का पता फ्रंट साइड में लिखा जाएगा, प्रेषक का पता लिफाफे के बैक साइड में एनवलप के पिछली साइड लिखा जाएगा। मिनिमम 15 मिलीमीटर ब्लैंक स्पेस शुड बी केप्ट फ्रॉम लेफ्ट बॉटम एंड राइट साइड ऑफ एनवलप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल साथ साथ में लेते जाते हैं तभी समझ आएगा। ये मान लीजिए एक एनवलप है, इसके ऊपर बोला है कि जो आपने एड्रेस लिखना है एड्रेसी का, वो फ्रंट साइड में लिखेंगे। एड्रेस लिखने के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 15 मिलीमीटर की खाली जगह छोड़नी है लेफ्ट साइड से, बॉटम से और राइट साइड से। तो एनवलप के आपने बॉटम से, एनवलप के आपने लेफ्ट साइड से और एनवलप के आपने राइट साइड से 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ देना है। यानी कि इस तरह से जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में आप एड्रेसी या प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे। अब दोनों को मिक्स मत करना, जैसे हमने किया आर्टिकल के ऊपर एड्रेस कैसे लिखना है वो बताया गया कि आपने इस वाले कोने राइट हैंड लोअर कॉर्नर में आपने लिखना है। तो जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपने आंसर देना है। दोनों में से कोई भी तरह से आपको ऑप्शंस दी हो सकती हैं, आपने वहाँ पे देख लेना है कि कौन से हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो जब भी किसी एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा तो इसके लिए आपने राइट साइड से, आपने लेफ्ट साइड से और बॉटम से 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ देना है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट चलते हैं, लोगो एंड नेम ऑफ सेंडर्स कंपनी कैन बी रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड स्टैम्प्स और फ्रैंक इंप्रेशंस ऑन टॉप राइट corner having gap of minimum 10 मिलीमीटर from address block of recipient। फिर चलते हैं आगे, फिर से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एनवलप आ गया। बोला है कि लोगो एंड नेम ऑफ सेंडर्स कंपनी कैन बी रिटन ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर कौन सा आ जाएगा, ये अगर आर्टिकल भेजने वाले की कंपनी का कोई लोगो है या उसका कोई नाम है तो वो इस वाले कोने में लगाया जा सकता है। स्टैम्प और फ्रैंक इंप्रेशन जो कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाए जाएंगे, हमने कर लिया है। कोई भी डाक टिकट या कोई भी आपने फ्रैंक इंप्रेशन लगानी है राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाई जाती है, तो इस वाले कोने में आप लगाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। कहाँ से 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, फ्रॉम एड्रेस ब्लॉक ऑफ रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के ब्लॉक से आपने 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। अब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना लेना है, यहाँ पे एड्रेसी या प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा। इस वाली साइड से 15 मिलीमीटर का गैप, इस वाली साइड से 15 मिलीमीटर का गैप और नीचे से भी आपने 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ देना है। गैप छोड़ने के बाद जो भी आपके प्राप्तकर्ता का ब्लॉक बनेगा या उसके एड्रेस को लिखने का ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक से आपने 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ देना है ऊपर की तरफ। 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है ऊपर की तरफ। उसके ऊपर डाक टिकट या फिर फ्रैंक इंप्रेशन लगाए जाएंगे या फिर जो भी सेंडर की कंपनी का लोगो है लगाया जाएगा। यानी कि इस वाले ब्लॉक से कम आपने यहाँ पे 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। उसके ऊपर डाक टिकट लगाए जाएंगे या फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जाएगी या प्रेषक की कंपनी का नाम या लोगो लगाया जाएगा। एड्रेस ब्लॉक ऑफ एड्रेसी शैल हैव मिनिमम गैप ऑफ 40 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप। उसके बाद जो भी आपके प्राप्तकर्ता का ब्लॉक रहेगा एड्रेस का, उसके लिए ऊपर से कम 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। तो किस तरह से आपका एनवलप बन जाएगा, ये मान लीजिए एनवलप है। अब यहाँ पे जो प्राप्तकर्ता का एड्रेस ब्लॉक रहेगा उसके यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो ये हमारे पास 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है लेफ्ट राइट और बॉटम से, और ऊपर से 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ेंगे यहाँ से नीचे तक।
जो भी एनवलप की ऊपरी वाली साइड होगी उस साइड से नीचे को आपने 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। उसके नीचे से एड्रेस ब्लॉक प्राप्तकर्ता का शुरू होना चाहिए। लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम से 15 मिलीमीटर का गैप आपको छोड़ना होगा। डाक टिकट कहाँ लगाए जाएंगे? फ्रैंक इंप्रेशन यहाँ पे लगाए जाएंगे। सेंडर की कंपनी का लोगो या नाम यहाँ पे, और जो भी सेंडर की कंपनी का लोगो या नाम है या डाक टिकट या फ्रैंक इंप्रेशन लगाई है, एड्रेस ब्लॉक से उसके लिए आपने ऊपर की तरफ कम से कम 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, और यहाँ से भी आप 10 मिलीमीटर का गैप छोड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रैंक स्टैम्प्स और फ्रैंक इंप्रेशंस शैल बी अफिक्स्ड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ 74 मिलीमीटर। फिर जो भी आप डाक टिकट लगाएंगे या फ्रैंक इंप्रेशन लगाएंगे वो मैक्सिमम आप 74 मिलीमीटर एरिया में लगाएंगे। इससे ज़्यादा एरिया डाक टिकट या फ्रैंक इंप्रेशन लगाने के लिए यूज़ आप नहीं करेंगे। 15 millimeter shall be left for barcode printing at the bottom of envelope and there should be 5 millimeter quite space around 2D barcode। फिर उसके बाद 15 मिलीमीटर का आपको स्पेस छोड़ देना है, किसके लिए? बार कोड प्रिंटिंग के लिए। वो कहाँ पे की जाएगी? एनवलप के बॉटम में की जाएगी। एनवलप के बॉटम में क्या अर्थ हो जाएगा? एड्रेसी का जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक से नीचे जो आपने 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ा है, हमने यहाँ पे किया कितना गैप छोड़ा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे किया हमने 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ा जाएगा लेफ्ट, बॉटम और राइट से। तो उस 15 मिलीमीटर के गैप में आपको कम से कम, ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि 15 मिलीमीटर शैल बी लेफ्ट फॉर बार कोड प्रिंटिंग। तो ये जो 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ा गया है बॉटम में, वो किसके लिए होगा? बार कोड की प्रिंटिंग के लिए। तो एनवलप के नीचे जो 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ा गया होगा एड्रेसी ब्लॉक के बाद, वो रहेगा बार कोड प्रिंटिंग के लिए। और उस बार कोड के 5 मिलीमीटर में क्या होना चाहिए? कोई भी कुछ भी और नहीं होना चाहिए। तो उसके साइड में 5 मिलीमीटर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली जगह होनी चाहिए। तो फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एनवलप है, ठीक है, यहाँ से 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ेंगे, उसके ऊपर एड्रेसी ब्लॉक रहेगा। ये 15 मिलीमीटर का गैप किसके लिए रहेगा? जो आपने 2D बारकोड प्रिंट करना है उसके लिए रहेगा, और इसके साइड में कम से कम 5 मिलीमीटर खाली जगह होनी चाहिए। The sender's logo size should not exceed 25 by 50 मिलीमीटर in size। अब जो सेंडर की कंपनी का लोगो होगा वो लोगो का साइज 25 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो 2D बार कोड आप प्रिंट करेंगे नीचे वाली साइड में, वो मिनिमम जो है कम से कम 18 मिलीमीटर बाई 18 मिलीमीटर का होगा। नेक्स्ट है आपके पास द साइज ऑफ प्रिंटेड बार कोड अलोंग विद क्वाइट जोन शुड बी केप्ट मिनिमम 60 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 10 मिलीमीटर इन ब्रेथ इन द विंडो ऑफ एनवलप एंड शुड बी क्लियरली विजिबल। अब ये किस आर्टिकल के बारे में बोला गया है? पैनल वाले लिफाफे में। पैनल वाले लिफाफे कौन से होते हैं? जिनमें एड्रेस या प्राप्तकर्ता का एड्रेस आर्टिकल के बाहर नहीं अंदर लिखा होता है और ट्रांसपेरेंट पैनल के माध्यम से वो दिखाई देता है। उस मामले में जो 2D बार कोड होगा उसकी प्रिंटिंग जोन की बात की गई है। वो 60 मिलीमीटर रहेगा क्वाइट जोन के साथ लेंथ में, और 10 सेंटीमीटर रहेगा ब्रेथ में या चौड़ाई में। A quiet zone of minimum 10 millimeter on all sides of address block must be maintained if advertisement is printed on privately manufactured envelope और इनलाइन लेटर कार्ड। यदि विज्ञापन निजी तौर पर निर्मित लिफाफे या अंतर्देशीय पत्र कार्ड पर मुद्रित किया जाता है तो पता ब्लॉक के सभी तरफ न्यूनतम आपको 10 मिलीमीटर की खाली जगह छोड़नी होगी। तो इनलाइन लेटर कार्ड या जो भी आपके प्राइवेट मैन्युफैक्चर के एनवलप होते हैं उनके मामले में ध्यान रखना है कि जब भी विज्ञापन दिया जाएगा तो इस विज्ञापन के लिए क्या होगा? पता ब्लॉक से सभी तरफ न्यूनतम 10 मिलीमीटर की खाली जगह होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो जहाँ पे एड्रेस ब्लॉक है उसके साथ में बिल्कुल चिपका दिया आपने, एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो वो मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, एड्रेस अच्छे से पढ़ने में मुश्किल होगी। तो इस तरह से किसी भी एनवलप के ऊपर आपने क्या लिखना होता है? एड्रेस लिखना होता है। ये सारे आपको डायमेंशंस याद करनी है। ये 40 मिलीमीटर, ये 74 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, या फिर जो भी सेंडर की कंपनी का लोगो है उसका साइज, 2D बार कोड का साइज मिनिमम क्या होगा, अच्छे से इनको याद करना है।
नेक्स्ट हमारे पास पैकेजिंग टिप्स। पैक करने के लिए आपको टिप्स दे रखी हैं कि किसी भी आर्टिकल को, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनको विशेष सावधानी के साथ और अच्छे से पैक करना ज़रूरी होता है, तो उनकी पैकिंग टिप्स दे रखी हैं, ये हम आगे करेंगे, आगे जब हमारे पास आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 27, मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स। सेना और वायु सेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए जब डाक भेजी जाती है, particulars to be furnished in case mail for personnel of defense services serving in army and air force which are to be delivered through any army post office। सेना और वायु सेना में सेवारत रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के लिए जब डाक भेजी जाएगी, उस डाक में कौन कौन से विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिस डाक का वितरण सेना डाकघर के माध्यम से, आर्मी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाना हो। तो सेना या वायु सेना में सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए जब भी डाक भेजी जाएगी जिसका वितरण आर्मी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाना है, तो उसमें आपने नंबर लिखना है। कौन सा नंबर? हर एक जो भी डिफेंस में होता है उसको एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर लिखा जाएगा। उसका रैंक क्या है, रैंक लिखा जाएगा। फिर उसका नाम आएगा, सबसे पहले नंबर, फिर रैंक, फिर नाम, फिर उसकी यूनिट कौन सी है, और साथ में पिन कोड लिखना है। लेकिन कौन सा पिन कोड लिखना है? 56 APO या फिर 99 APO का पिन कोड लिखना है। तो 56 APO का पिन कोड क्या है? 9900056 है, ठीक है। या फिर हम 99 APO की बात करें तो क्या है? 9000099, ठीक है। तो ये हमारे पास पिन कोड आ जाएंगे 56 APO और 99 APO के, तो ये आपने लिख देने हैं। सच मेल्स शुड बी एड्रेस्ड टू 56 APO एंड 99 APO विदाउट एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन। और ये जो आर्टिकल भेजे जाएंगे इनको बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम लिखे भेजना चाहिए। इनको सिर्फ 56 APO या 99 APO के पते पर भेजा जाएगा, इनके ऊपर किसी भी पोस्ट टाउन का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 28 की बात करते हैं। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स। सेना और वायु सेना का हमने कर लिया, ठीक है, सेना या, ठीक है। मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल इन आर्मी एंड एयर फोर्स, सेना और वायु सेना में जो भी कर्मी काम करते हैं उनकी डाक कैसे भेजनी है। फिर हमारे पास नौसेना जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मियों की डाक कैसे भेजी जाएगी। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। इन्हें केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। जब भी आपने नौसेना में काम करने वाले किसी कर्मी की डाक को भेजना है, कौन से पते पर उसको भेजा जाएगा? केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। कौन कौन से पर्टिकुलर आपने इसमें मेंशन करने होते हैं? सबसे पहले नंबर लिखा जाएगा, फिर रैंक लिखा जाएगा, उसके बाद बाकी विवरण भी प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ में उस शिप का नाम या उस जहाज का नाम भी लिखना है जिसमें वो कर्मी काम करता है। क्लोज नंबर 29 है आर्टिकल्स वेयरिंग इनडेफिनेट एड्रेस। ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर डेफिनेट या निश्चित पता नहीं है। तो शुरू में ही हमने क्या था कि किसी भी आर्टिकल की प्रॉम्प्ट डिलीवरी के लिए एड्रेस जो है वो करेक्ट मैनर में होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अब ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर डेफिनेट एड्रेस नहीं है वो कौन से आर्टिकल होंगे? नो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल बाई पोस्ट ऑफिस अनलेस इट वेयर्स अ डेफिनेट एड्रेस। किसी भी डाक वस्तु का वितरण उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर एक डेफिनेट एड्रेस नहीं होगा। आर्टिकल्स एड्रेस इन जर्नल में सामान्य तरीके से संबोधित लेख, ठीक है। ऐसे आर्टिकल क्या कहेंगे? ऐसे जर्नल बे में संबोधित लेखों को, कौन से लेखों को कहेंगे कि ये जर्नल बे या सामान्य तरीके से संबोधित है? जैसे कि एड्रेस्ड टू अ क्लास ऑफ पर्सन्स इन कंट्राडिक्शन टू अ पर्टिकुलर फर्म और पर्सन। एक पत्र जो सामान्य रूप से किसी विशेष व्यक्ति या फर्म के विरोधाभासी, यानी कि कोई भी फर्म है या कोई भी विशेष व्यक्ति है उसके विरोधी व्यक्तियों के एक वर्ग को संबोधित किया हुआ लेख। या फिर आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू इनिशियल्स और फिगर्स और टू क्लियरली फिक्टिशियस नेम्स। इनिशियल्स क्या अर्थ हो जाएगा? जैसे कोई भी व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है इस तरह से अगर आर्टिकल के ऊपर आपने लिख दिया कि इस तरह से आपने
प्राप्तकर्ता का नाम लिख दिया, उस तरह का आर्टिकल, या फिगर लिख दिया आपने, कोई भी आंकड़े लिख दिए कि प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पे कोई आंकड़े लिख दिए, या फिर बिल्कुल जैसे आपको साफ स्पष्ट यहाँ पे समझ आ रहा है कि कोई भी नाम तो लिखा है लेकिन वो फिक्टिशियस है, काल्पनिक या नकली नाम है, या इस तरह का कोई आर्टिकल, या फिर कोई क्रिश्चियन नेम है उसके साथ सरनेम नहीं लगाया है। तो इस तरह के आर्टिकल्स को हम बोलेंगे कि इनके ऊपर डेफिनेट एड्रेस नहीं है, ये इनडेफिनेट एड्रेस वाले आर्टिकल हैं। कौन कौन से आर्टिकल? जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी फर्म है, उसके विरोधाभासी व्यक्तियों को संबोधित कोई लेख, या फिर कोई ऐसा आर्टिकल जिसे इनिशियल्स को यानी कि आद्याक्षर या हस्ताक्षर या संक्षिप्त हस्ताक्षर कह सकते हैं, या फिगर या किसी भी काल्पनिक नाम को संबोधित लेख, यानी कि प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पे क्या है, इनिशियल्स हैं, फिगर्स हैं, या कोई भी नकली नाम है जो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, या फिर क्रिश्चियन नाम लिखा है प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पर लेकिन बिना किसी सरनेम के लिखा है। इन सभी को क्या मानेंगे हम? इनडेफिनेट मानेंगे। इनको कहेंगे कि इनके ऊपर डेफिनेट एड्रेस नहीं है। और कब तक ऐसा माना जाएगा कि इनके ऊपर डेफिनेट एड्रेस नहीं है? अनलेस दे आर टू बी केयर ऑफ सम डेफिनेट पर्सन और फर्म, और अनलेस एड्रेस specifies some definite place or delivery such as a particular house or a particular post box or a particular number in a state। तो जब तक ये किसी निश्चित व्यक्ति या फर्म को केयर ऑफ करके ना भेजे जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि किसी क्रिश्चियन नेम को कोई आर्टिकल भेजा गया है, वो क्रिश्चियन नेम कुछ भी हो सकता है लेकिन सरनेम साथ में नहीं लगाया है, तो उस क्रिश्चियन नेम को जब आर्टिकल भेजा जाएगा उसको इंडेफिनेट मानना जाएगा। कब तक इंडेफिनेट मानना जाएगा? जब तक उसको केयर ऑफ करके नहीं भेजा गया। अब केयर ऑफ में किसका नाम हो सकता है? किसी डेफिनेट व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या फिर किसी हाउस का नाम हो सकता है, या घर का नंबर हो सकता है, या पोस्ट बॉक्स का नंबर हो सकता है। तो किसी क्रिश्चियन नेम को जो बिना सरनेम के है उसको इंडेफिनेट माना जाएगा, लेकिन जब उसको केयर ऑफ करके भेज दिया गया, केयर ऑफ किसी डेफिनेट पर्सन या फर्म का नाम लिख दिया गया, तो उसको इंडेफिनेट नहीं माना जाएगा, फिर उसको डेफिनेट एड्रेस मानना जाएगा। उसी तरह से इनिशियल्स वाला क्या, या फिगर्स वाला, या क्लियरली फिक्टिशियस नाम वाला कोई भी आर्टिकल है, जब उसको केयर ऑफ करके भेजा गया किसी पर्टिकुलर पर्सन या डेफिनेट पर्सन या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति, या फिर किसी डेफिनेट प्लेस के लिए, या किसी घर के लिए, या पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए, तो उसको डेफिनेट माना जाएगा। Article addressed in a journal bay or to initial figures, Christian name without surname, fictitious name और conventional mark। ऐसा आर्टिकल जिसको सामान्य तरीके से संबोधित किया, जैसे हमने ऊपर किया कि वो इनिशियल फिगर्स को संबोधित है, क्या अध्याक्षरों को या फिर फिगर्स को, आंकड़ों को संबोधित है। जैसे यहाँ पे प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पे 1 2 3 लिख दिया, या फिर वो अध्याक्षर कर दिया, संक्षिप्त हस्ताक्षर कर दिया, इस तरह से लिख दिया प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पे, या क्रिश्चियन नाम लिख दिया, सरनेम उसका लिखा नहीं, या फिर आपको लग रहा है फिक्टिशियस नेम है या कोई भी कन्वेंशनल मार्क है। इस तरह के कोई भी आर्टिकल को अगर क्या किया जाता है, if addressed merely to post office or post assistant or care of postmaster will not be delivered। तो ऐसे आर्टिकल अगर केयर ऑफ पोस्ट मास्टर करके भेज दिए या उनको पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेज दिया। पोस्ट रेस्टेंट क्या होता है हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा गया है या केयर ऑफ पोस्ट मास्टर करके भेज दिया या वो किसी पोस्ट ऑफिस के लिए संबोधित है, तो इस तरह के आर्टिकल्स का वितरण नहीं किया जाता है, उनको डिलीवर नहीं किया जाएगा। उनकी डिलीवरी तभी होगी अगर वो इनिशियल्स को, फिगर्स को, क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम को तो संबोधित है, लेकिन केयर ऑफ करके साथ में किसी डेफिनेट पर्सन का, किसी फर्म का, या किसी और जगह का, या पर्टिकुलर हाउस का, या पर्टिकुलर पोस्ट बॉक्स का कोई साथ में केयर ऑफ करके दिया है, तभी उस आर्टिकल का वितरण किया जाएगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट एड्रेस। निश्चित या अनिश्चित पते के उदाहरण की बात करते हैं। कौन से आर्टिकल को हम कहेंगे कि इसके ऊपर डेफिनेट एड्रेस है इसलिए उसका वितरण होगा, और कौन से आर्टिकल को हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर इनडेफिनेट एड्रेस है इसलिए इसका वितरण नहीं होगा। जैसे सबसे पहले द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ HP अलेरली शिमला। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक एड्रेस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं क्या ये डेफिनेट एड्रेस है या इनडेफिनेट एड्रेस है।
तो इनडेफिनेट या डेफिनेट में क्या फ़र्क है, जैसे यहाँ पे ये एड्रेस दिया है, द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ एचपी अलेरली शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अलेरली शिमला को संबोधित एक लेख। अब शिमला में केवल एक ही व्यक्ति की पोस्ट ये हो सकती है, कौन सी पोस्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एचपी अलेरली शिमला, एक ही व्यक्ति ये हो सकता है पूरे शिमला में, तो इसलिए ये डेफिनेट एड्रेस है। आपको कंफर्म पता है कि ये आर्टिकल आपने किसको देना है, लेकिन जस्ट लिख दिया चीफ सेक्रेटरी शिमला, मुख्य सचिव शिमला, कौन से डिपार्टमेंट का वो मुख्य सचिव है नहीं लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस आर्टिकल को किसको देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा, आप इसका वितरण नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको लिख दिया चीफ सेक्रेटरी, कौन सा चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ एचपी अलेरली शिमला, जो कि एक ही व्यक्ति वहां पे होगा, तो ये आर्टिकल आप वितरित करेंगे क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेट एड्रेस है। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखी है, द ऑक्यूपेंट नंबर 10 पार्क स्ट्रीट कोलकाता 700016, नॉन कमीशनड ऑफिस मेरठ। अब यहाँ पे देखिए अधिभोग संख्या 10 पार्क स्ट्रीट कोलकाता 700016, ये एक कंप्लीट एड्रेस है क्योंकि वहाँ पे कोलकाता पार्क स्ट्रीट 10 में एक ही व्यक्ति ये हो सकता है, ऑक्यूपेंट नंबर 10, तो इसलिए आर्टिकल वहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। नॉन कमीशनड ऑफिसर मेरठ, क्या गैर कमीशन अधिकारी मेरठ, क्या कहाँ है, कौन है, अब नहीं आपको पता, इसलिए इनडेफिनेट एड्रेस है। आगे चलते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिसर्स मेस मथुरा, दिस वुड बी अ डेफिनेट एड्रेस एज देयर इज ओनली वन ऑफिसर्स मैस इन मथुरा। अब अधिकारी मैस के अध्यक्ष मथुरा, अब ये आर्टिकल लिख इस तरह से एड्रेस लिख के एक आर्टिकल को भेजा गया है, तो इसको मानेंगे डेफिनेट एड्रेस वाला आर्टिकल है। क्यों मानेंगे, क्योंकि यह निश्चित पता है, क्योंकि मथुरा में केवल एक ही अधिकारी मैस है, क्या एक ही मैस अधिकारी है, तो एक ही मैस अधिकारी है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिसर्स मैस मथुरा, मतलब कि आपने उसी अधिकारी को आर्टिकल ये देना है क्योंकि पूरे मथुरा में सिर्फ एक ही ये अधिकारी है। लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिसर्स मैस दिल्ली, ये इंडेफिनिट होगा। क्यों इंडेफिनिट होगा, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के बहुत सारे मैस ऑफिसर्स हैं, जब तक क्लियरली नहीं लिखा है कौन सा मैस ऑफिसर है वो, तब तक आप उस आर्टिकल का वितरण नहीं करेंगे। क्योंकि मथुरा में तो सिर्फ एक ही मैस ऑफिसर है, इसलिए वो आर्टिकल आप वितरित करेंगे, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा है तो आप नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने ये देख लेने हैं कौन से डेफिनेट एड्रेस हो जाएंगे और कौन से इनडेफिनेट एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पार्सल्स और अदर आर्टिकल स्टैंडर्ड एट पोस्ट ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, वीपी सिस्टम, मनी ऑर्डर। पार्सल या अन्य लेख जिन्हें आप डाक घर में प्रस्तुत करते हैं कि आप उनकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आप उनकी इंश्योरेंस करना चाहते हैं, उनको वीपी सिस्टम के माध्यम से भेजना चाहते हैं, या मनी ऑर्डर आप कोई भी भेजना चाहते हैं, नोट एक्सेप्टेड अनलेस दे आर डेफिनेटली एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म। इस तरह के किसी भी आर्टिकल को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इन्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन या फर्म के लिए संबोधित ना किया गया हो। तो ऐसे आर्टिकल में केयर ऑफ करके नहीं चलेगा, कोई भी पर्टिकुलर या पर्सन के लिए जब ये संबोधित होंगे तभी इनको रजिस्ट्रेशन के लिए, इंश्योरेंस या वीपी सिस्टम के माध्यम से भेजने के लिए स्वीकार किया जाएगा। Such article addressed to particular person or firm care of post box number will be accepted for transmission। उसके बाद ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, इंश्योरेंस या वीपी सिस्टम या मनी ऑर्डर है, इसको क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या फर्म के लिए संबोधित किया जाता है। लेकिन कैसे, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फर्म के लिए जब ऐसे आर्टिकल को संबोधित किया जाएगा, इसको प्रसारण के लिए स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ डिलीवरी में इट इज फाउंड दैट नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी, लेकिन जब ऑफिस ऑफ डिलीवरी में ऐसा आर्टिकल भेजा जिसे किसी पर्टिकुलर पर्सन या फर्म के लिए तो भेजा है लेकिन केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके भेजा है, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में जब ये पाया जाएगा कि जिस प्राप्तकर्ता का नाम लिखा है उसके नाम पर तो कोई पोस्ट बॉक्स है नहीं, तो क्या किया जाएगा, और एड्रेसी हैज सीज्ड टू बी रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स, कि प्राप्तकर्ता के नाम पर पोस्ट बॉक्स नहीं है या वो पहले किराएदार था, प्रेजेंट में वो किराएदार नहीं है, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर, वहाँ पे आपने उसके वितरण का प्रयास ना करते हुए उस आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर देना है।
तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर 30 की बात करते हैं, एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस। किसी भी आर्टिकल के ऊपर प्रेषक का पता कैसे और कहाँ पर लिखना है और क्यों इसको लिखने की आवश्यकता होती है। On bottom lower left hand corner, the name and address of the sender including पिन कोड is to be noted। निचले बाएं कोने में पिन कोड सहित प्रेषक का नाम और पता नोट किया जाना चाहिए। ये मान लीजिए आपके पास आर्टिकल है, मैंने बहुत दफ़ा आपको ये चीज़ बता दिया है, 4 इसके पोर्शन मैंने कर दिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेषक की कंपनी का लोगो या प्रेषक का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे डाक टिकट चिपकाए जाएंगे, फ्रैंकिंग इंप्रेशन, पोस्ट मार्क्स, अदर इंडिकेशंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। प्राप्तकर्ता का नाम इस वाले कोने में लिखा जाएगा, ये कोना खाली बच गया, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रेषक का नाम और पता। तो बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में प्रेषक का नाम और पता पिन कोड सहित आपको नोट करना चाहिए। और ऐसा करने का क्या उद्देश्य होता है कि आप आर्टिकल के लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेंडर का नाम और एड्रेस नोट करें। इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल टू रिटर्न इट अनओपन्ड एंड विदाउट डिले। तो इसको नोट करने का उद्देश्य ये होता है कि अगर किसी भी कारणवश आर्टिकल का वितरण ना हो पाए तो इसको बिना खोले और बिना किसी देरी के वापस लौटाया जा सके। क्या प्रेषक का नाम और पता जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है, एक आर्टिकल जिस प्राप्तकर्ता के लिए भेजा उस प्राप्तकर्ता को किसी भी कारणवश अगर वो वितरित ना हो पाए तो उसको वापस भेजा जाएगा। अब वापस कैसे भेजेंगे, अगर सेंडर का नाम और एड्रेस लिखा है तो आप उस नाम और एड्रेस के ऊपर वो आर्टिकल वापस कर सकते हैं। तो इसलिए ये उद्देश्य होता है आर्टिकल के ऊपर सेंडर का एड्रेस नोट करने का कि इसको बिना खोले और बिना देरी के वितरण ना होने की स्थिति में प्रेषक को वापस लौटाया जा सके। स्पेशली डिजायरेबल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स वेदर लेटर और पार्सल एंड अनरजिस्टर्ड पार्सल। और ये जो चीज़ है रजिस्टर्ड आर्टिकल, चाहे वो लेटर है चाहे वो पार्सल है, और अनरजिस्टर्ड पार्सल और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के मामले में ये और भी आवश्यक हो जाता है। ये ऐसी चीज़ों में आप हमेशा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ भेजते हैं और अगर प्राप्तकर्ता को ना दी जा सके तो एटलीस्ट वो सेंडर को वापस मिले, इसलिए सेंडर का नाम उसके ऊपर होना चाहिए। डिजायरेबिलिटी की बात करें, क्या ऐसी क्यों आवश्यकता है कि आप क्यों ऐसा लिखें। उद्देश्य तो हमने कर लिया कि बिना खोले और जल्दी से इसको प्रेषक तक वापस पहुंचाया जा सके अगर इसका वितरण ना हो पाए। डिजायरेबिलिटी क्या है, A large number of undelivered articles are destroyed every year at various returned letter offices because they don't contain any clue of sender। तो ऐसा करने का क्या कारण है कि क्यों आपको प्रेषक का नाम और पता लिखना चाहिए, क्योंकि हर साल पुनः प्रेषण केंद्रों में बड़ी संख्या में ऐसे आर्टिकल जिनका वितरण नहीं हो पाता है और उनके ऊपर सेंडर का भी कोई क्लू नहीं है, सेंडर या प्रेषक का कोई सुराग नहीं है, इसलिए वो प्रेषक को वापस नहीं किए जा सकते। तो इस तरह के आर्टिकल्स हर साल बड़ी संख्या में रिटर्न लेटर ऑफिसेज में नष्ट करने पड़ते हैं। तो ये वांछनीयता होती है इसको सेंडर के एड्रेस को आर्टिकल के ऊपर नोट करने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ फोटोग्राफ्स सेंट बाई पैकेट पोस्ट द नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन बैक ऑफ द फोटोग्राफ। पैकेट डाक द्वारा फोटो भेजे जाने के मामले में, क्या जब भी आप पैकेट पोस्ट के माध्यम से कोई भी फोटोग्राफ भेजेंगे, किसी की भी फोटो भेजेंगे, आपको फोटोग्राफ के पीछे हमेशा प्रेषक का नाम और पता लिखना चाहिए। अब मान लीजिए मैं कोई फोटोग्राफ पैकेट पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहता हूं, तो मैंने एक तो आर्टिकल के ऊपर अपना एड्रेस लिख दिया, दूसरी बात जो फोटोग्राफ मैं उस पैकेट पोस्ट में भेज रहा हूं उस फोटोग्राफ के पीछे भी मुझे अपना नाम और पता अवश्य लिख देना चाहिए, ताकि अगर पैकेट में से वो फोटो कहीं निकल जाए तो एटलीस्ट वो वापस मेरे तक पहुंच जाए। क्लोज नंबर 31 है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कोरेस्पोंडेंट्स अब्रोड। विदेश में संवाददाताओं के पते की सूचना। Public are advised when furnishing the address to correspondents abroad to mention the name of state in which they reside। विदेश में पत्राचार के लिए अपना पता प्रस्तुत करते समय जनता को ये सलाह दी जाती है कि वो भारत में जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के नाम का उल्लेख भी ज़रूर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में क्या आ जाएगा, इसको 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। क्लोज नंबर 32, 33, 34 आते थे।
तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। कब हुए? 2011 में, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, क्लोज नंबर 34 करते हैं, रीडिलीवरी टू सेंडर। मैंने एक आर्टिकल भेजा लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे यह आर्टिकल प्राप्तकर्ता को नहीं देना है, मैं इसको वापस लेना चाहता हूँ। तो रीडिलीवरी टू सेंडर का अर्थ हो जाएगा सेंडर को पुनः वितरण या फिर अल्टरेशन और करेक्शन ऑफ एड्रेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। प्रसारण के दौरान डाक वस्तु के ऊपर लिखे हुए पते में परिवर्तन करना या पता बदलना, ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं? Postal articles posted in India may have it withdrawn from post address altered so long if प्रसारण के दौरान भारत में पोस्ट किए गए लेखों को डाक से वापस लिया जा सकता है या उनके पते में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक होती है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन जो वो तो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे रीडायरेक्शन नहीं करनी है। यहाँ पे क्या करनी है? डिटेंशन या रीडायरेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ उसको डाक से निकालना है या उसके पते में परिवर्तन करना है। तो प्रसारण के दौरान भारत में अगर आपने कोई आर्टिकल पोस्ट किया है और उसके प्रसारण के दौरान आप चाहते हैं कि मुझे ये वापस भेज दिया जाए या उसके पते में कुछ आपने परिवर्तन करना है या पूरा पता परिवर्तित करना है, तो ये कब किया जा सकता है? हैज़ नोट बीन डिलीवर्ड टू एड्रेसी। सबसे पहली कंडीशन कि आर्टिकल प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं किया गया होना चाहिए। अगर वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है तो उसके एड्रेस में आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आप गया। ऐसे आर्टिकल जिसका अभी प्राप्तकर्ता को वितरण नहीं हुआ है उसको आप डाक से निकाल सकते हैं या उसके पते में परिवर्तन भी कर सकते हैं। नोट बीन कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जब्त या नष्ट नहीं किया गया हो। अब हो सकता है किसी कानून के उल्लंघन में उसको किसी अधिकारी ने कन्फिस्केट कर लिया हो, उसको जब्त कर लिया हो या उसको नष्ट कर दिया हो। तो नष्ट कर दिया है या जब्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में भी आप उसको डाक से नहीं निकाल सकते। अब मेरी तरह आपने क्या भेज दिया? मान लीजिए आपने उसमें अफीम भेज दी, ठीक है, आपने उसमें अफीम भेज दी। अब अफीम भेज दी वो डाक के माध्यम से आप नहीं भेज सकते थे, आपने भेज दी। अब किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया। अब उसको मैं डाक से नहीं निकाल सकता क्योंकि उसको जब्त कर लिया है, ठीक है। आगे जो केस होगा वो तो होगा, लेकिन उसको मैं डाक से नहीं निकाल सकता। हैज़ नोट बीन सीज्ड बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। उसको गंतव्य देश के कानून के आधार पर जब्त नहीं किया गया। अब हो सकता है जो चीज़ यहाँ पे लीगल हो, डेस्टिनेशन कंट्री में वो इलीगल हो। तो ऐसा आर्टिकल जो भारत में मैंने भेजा लेकिन फॉरेन कंट्री या जिस भी देश के लिए मैंने उसे भेजा था उस देश के कानून के अगर उल्लंघन में वो था और उसको जब्त कर लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी फिर उसको डाक से वापस नहीं लिया जा सकता, ना ही उसके एड्रेस में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। तो एड्रेस में तभी परिवर्तन होगा जब एड्रेसी को आर्टिकल वितरित ना किया गया हो, किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको जब्त या नष्ट ना किया गया हो और गंतव्य देश के किसी कानून के आधार पर उसको अभी तक सीज ना किया गया हो। No postal article shall be recalled, nor shall the address thereon be altered under this clause except under and in accordance with the orders of the central government। अब हमने ऊपर तो कर लिया कि आप आर्टिकल के एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, उसको डाक से निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आपने डायरेक्टली बोला और आपका काम हो गया। आपने बोला मुझे आर्टिकल डाक से निकालना है और उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। किसी भी आर्टिकल को उस समय तक वापस नहीं बुलाया जाएगा या उसके ऊपर लिखे गए एड्रेस को तब तक चेंज नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के बारे में कौन आदेश नहीं करता? सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल या इसी तरह की और कोई अथॉरिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत किया गया हो इस विषय पर। जैसे कि फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर हो सकता है, अगर उसके ऑफिस से ये आर्टिकल पोस्ट किया गया हो या फिर उस एरिया का जहां से आपने आर्टिकल पोस्ट किया था उस एरिया का जो सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक डाक होगा, इनके आदेश चाहिए होंगे। तो किसी भी आर्टिकल को आपने डाक से वापस लेना है या उसके एड्रेस में चेंज करना है, ये तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश ना दे या डायरेक्टर जनरल आदेश ना दे या पोस्ट मास्टर जनरल। CPMG नहीं है, इसको आपने ध्यान रखना। कौन कौन आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी आर्टिकल को रिकॉल करना है या उसके एड्रेस में कोई चेंज करनी है, ऐसी स्थिति में ऐसा करने के आदेश कौन दे सकता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, डायरेक्टर जनरल दे सकता है, पोस्ट मास्टर जनरल दे सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत कोई और अथॉरिटी के द्वारा भी ये आदेश दिए जा सकते हैं, जैसे कि वो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर हो सकता है अगर आर्टिकल उसके कार्यालय से पोस्ट किया गया हो, या फिर वहां के एरिया का जो सुपरिटेंडेंट होगा, अधीक्षक होगा, वो भी ऐसा करने में सक्षम होता है, आर्टिकल को रिकॉल करने या उसका एड्रेस चेंज करने के आदेश दे सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और कर लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्डर है वो तो हमने कर लिया, अब आर्टिकल के ऊपर जो लिखा हुआ एड्रेस है उसको चेंज कौन करने के लिए अधिकृत कौन होता है, ठीक है। तो अधिकृत जब की बात आएगी, ऑर्डर के लिए हमने कर लिया ये सभी, अधिकृत कौन होता है, तो डिलीवरी ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है वो लास्ट में अथॉरिटी देता है ऐसा करने की, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द रिकॉल ऑफ आर्टिकल और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल अंडर दिस क्लोज शैल बी मेड बाय द सेंडर और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग इन दिस बिहाफ टू एनी of the authorities referred to in sub rule number 2 either directly or through an officer in charge of a post office। किसी भी डाक वस्तु को रिकॉल करने के लिए जो आप आवेदन देंगे वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो किसी भी आर्टिकल को रिकॉल या वापस बुलाने या उसके पते में परिवर्तन करने के लिए जो आवेदन है उस आर्टिकल को पोस्ट करने वाले व्यक्ति यानी कि उसके प्रेषक के द्वारा या प्रेषक के द्वारा लिखित में अधिकृत किए हुए व्यक्ति के द्वारा यह एप्लीकेशन या आवेदन दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, वो डायरेक्टली भी दे सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस इंचार्ज के माध्यम से भी दे सकता है जहां से आपने आर्टिकल को पोस्ट किया था। अब यह आवेदन जो वो किसके पास किया जाएगा, तो डायरेक्टली या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर या उस एरिया के सुपरिटेंडेंट को किया जाएगा। तो रिकॉल करने का आवेदन प्रेषक के द्वारा या प्रेषक के द्वारा अधिकृत, कैसे अधिकृत, लिखित में अधिकृत अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, डायरेक्टली या फिर पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर या फिर उस एरिया के सुपरिटेंडेंट को यह आवेदन भेजा जाएगा। Each such application shall be accompanied by a statement। अब इस तरह का जो आवेदन होगा, एप्लीकेशन होगी, उसके साथ क्या होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, विच मे बी एनक्लोज इन अ सील्ड कवर इंडिकेटिंग द रीजन बाई रीडिलीवरी इज साउट। अब जो भी एप्लीकेशन या आप आवेदन देंगे उसके साथ आपको एक स्टेटमेंट या कथन देना होगा जो कि एक सील्ड कवर में आप भेजेंगे कि क्यों आप उस डाक लेख की रीडिलीवरी चाहते हैं या क्यों आप उसके एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं। द सील्ड कवर शैल बी ओपनड ओनली बाय द अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू द ऑर्डर्स ऑफ रीडिलीवरी। तो ये जो सील्ड कवर होगा जिसमें ये स्टेटमेंट होगी कि क्यों आप उस आर्टिकल की रीडिलीवरी चाहते हैं, ये सील्ड कवर किसके द्वारा खोला जाएगा, उस अथॉरिटी के द्वारा खोला जाएगा जिस अथॉरिटी को आप आवेदन करते हैं, और वो अथॉरिटी उस आर्टिकल की रीडिलीवरी के लिए आदेश दे सकती है। वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर और सुपरिटेंडेंट उस एरिया का। तो ये अथॉरिटीज है, इनके द्वारा वो सील्ड कवर खोला जाएगा जिसमें वो स्टेटमेंट होगी जो आप बताएंगे कि क्यों आप इस आर्टिकल की रीडिलीवरी चाहते हैं। और भेज सच अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक व्यक्ति तो नहीं है, फिर उस आर्टिकल के या उसके जो आपने सील्ड कवर भेजा उसको कौन खोलेगा, द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्रीय सरकार का जो सचिव होता है फिर उसके द्वारा उस आर्टिकल के सील्ड कवर को खोला जाएगा जिसमें आपने ये स्टेटमेंट दी होगी कि आप इस आर्टिकल की रीडिलीवरी क्यों चाहते हैं। The application made under subclause 3 shall be accompanied by the prescribed fees in shape of postage stamps affixed to the application। अब ये जो आवेदन आप करेंगे, इस आवेदन के साथ आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा, और जो निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा वो एप्लीकेशन के साथ डाक टिकट चिपका कर आप करेंगे। कैसे किया जाएगा, डाक टिकटों के रूप में, और डाक टिकट आपको उस आवेदन के साथ
चिपकाने होंगे। With the application is in respect of several postal articles posted at the same time at the same office by the same sender to the same addressee. The articles so posted be treated as a single article for calculating the fees। जहां आवेदन बहुत सारे आर्टिकल्स के संबंध में किया गया हो, ऐसे आर्टिकल जिन्हें सेम टाइम में एक ही समय पर पोस्ट किया गया हो, एक ही कार्यालय से पोस्ट किया गया हो, एक ही प्रेषक के द्वारा पोस्ट किया गया हो और एक ही प्राप्तकर्ता के लिए उन्हें भेजा गया हो। तो ऐसे आर्टिकल्स, ठीक है, आपने बहुत सारे आर्टिकल, मान लीजिए 10 आर्टिकल आपने पोस्ट किए, पोस्ट करने का समय भी एक था, एक ही ऑफिस से, एक ही प्रेषक है, प्राप्तकर्ता भी एक है। तो ऐसे इस मामले में उन आर्टिकल्स को अगर रिकॉल आप करना चाहते हैं, अगर आप सभी आर्टिकल्स को रिकॉल करना चाहते हैं तो आपसे जो रिकॉल फीस ली जाएगी वो केवल सिंगल आर्टिकल के जितनी ली जाएगी। यानी कि सिंगल आर्टिकल को अगर रिकॉल करने के लिए 6 रुपये फीस है तो 10 आर्टिकल्स को रिकॉल करने के लिए भी 6 रुपये फीस होगी। अगर वो आर्टिकल्स कहाँ पे, एक ही कार्यालय से एक ही समय में एक ही प्रेषक के द्वारा एक ही प्राप्तकर्ता के लिए भेजे गए हों। सच फीस पेड इन नो सर्कमस्टांसिस बी रिफंडेड, और किसी भी परिस्थिति में भुगतान की गई ऐसी फीस आपको कभी भी वापस नहीं की जाती है, चाहे आपके आर्टिकल को रिकॉल किया जाए, चाहे आपके आर्टिकल को रिकॉल ना किया जा सके, किसी भी स्थिति में आपके द्वारा ये फीस जो दी जाएगी वो आपको वापस नहीं की जाएगी। विद द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंश्योर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल इट शैल आल्सो बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल रिसिप्ट ग्रांटेड बाय द पोस्ट ऑफिस। जब भी आप किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल के बारे में इस तरह का आवेदन देंगे तो आपको एप्लीकेशन या आवेदन के साथ ओरिजिनल रिसिप्ट भी संलग्न करनी होगी, जो डाकघर के द्वारा उस आर्टिकल की बुकिंग के दौरान आपको दी जाएगी। जब भी पोस्ट ऑफिस में आप रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल की बुकिंग करते हैं तो पोस्ट ऑफिस उसकी बुकिंग के लिए आपको एक रसीद देता है, वो रसीद आपको आवेदन के साथ संलग्न करनी है अगर आप उस डाक वस्तु की रीडिलीवरी चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वितरण के बारे में, डिलीवरी के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं जो आपको अच्छे से और समझ के याद करनी है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, और क्लोज नंबर आपको साथ साथ में याद करते जाने के बाद में एक साथ आपको याद नहीं होंगे, साथ साथ में याद करोगे तो हो जाएंगे। तो साथ साथ में आपको ये याद करते जाना है। धन्यवाद।